गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज से साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट अपन शुरू कर रहे हैं, जो है बायो। आमतौर पर देखो तो साइंस के 3 हिस्से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना। एक और हिस्सा है जो कॉलेज लेवल पे पढ़ा जाता है, वो है बॉटनी, जिसमें हम लोग थोड़ा सा पौधों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो वो जो बॉटनी है उस चैप्टर को भी अपन कवर कर लेंगे, हालांकि छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। उसमें से ऐसा देख लेंगे कि कहां से क्या क्या सवाल बनते हैं, तो वो 1-2 दिनों में वो वाला चैप्टर भी कर लेंगे। ठीक, 3 हिस्सों में पहले ये समझ लो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब चूंकि आप लोग वनडे एग्जाम्स में बैठोगे, इसमें साइंस के 3 पोर्शंस हैं, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। देखिए सबसे ज्यादा जो सवाल बनने का क्राइटेरिया है वो बायो से है। तो इसका मतलब है कि अधिकांश जो सवाल होंगे, अगर साइंस पूछ रहे हैं, जनरल साइंस, एक तो आपके सिलेबस में जो मेंशन होता है वो मेंशन होता है सामान्य विज्ञान, ऐसा लिखा हुआ होता है। आप चाहे आप एसएससी उठा लीजिए, चाहे एमपी कांस्टेबल उठा लीजिए, चाहे जीडी उठा लीजिए, चाहे इवन कोई भी उठा लीजिए, वहां लिखा हुआ होता है सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस। और जनरल साइंस के अंतर्गत ये 3 सब्जेक्ट्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों से कुछ कुछ सवाल आते हैं। अगर मैं किसी भी एग्जाम में ऐसे मान के चलो कि अगर 10 सवाल साइंस से आना है, तो आप ये मान के चला करो कि लगभग 5 सवाल बायो से मिलेंगे। ठीक, बचे 5 सवाल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से होंगे। अब अगर पोर्शन की बात करो कि इसमें सबसे लंबा पोर्शन, सबसे ज्यादा पोर्शन, तो आमतौर पर हमें बायो को एक बार कंठस्थ तरीके से एक बार पढ़ लेना चाहिए। 10 चैप्टर होते हैं इसमें मिला जुला के, 10 ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है हमें, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, ऐसे करके 10 तंत्र पढ़ना है। और अगर हम इन 10 तंत्रों की बेसिक बातें समझ जाते हैं तो वो सवाल भी बहुत बेसिक लेवल से होते हैं। कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, दांतों की संख्या का दंत सूत्र बताओ, पाचन तंत्र में कौन कौन से अम्ल होंगे पेट में, ऐसे तमाम सरल सरल सवाल बनते हैं। बट समस्या यह है कि एक बार उस चैप्टर को थोड़ा सा गहराई से पढ़ लिया जाए तो वो सारे सवाल बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो हमारा मोटिव है कि हमें सबसे पहले बायो पढ़ते समय ये जो 10 चैप्टर्स हैं, जिनको पूरा आधार माना जाता है, बेस माना जाता है बायो का, उन 10 चैप्टर को कवर करना है। ठीक, ये 10 तंत्र अगर आपने पढ़ लिए, आपको किसी किताब से कहीं झांकने की जरूरत नहीं है ना। 100 किताबों को बार बार पढ़ो, इससे कोई फायदा नहीं है। एक किताब को 100 बार पढ़ो, इससे फायदा है। आप एक बार प्रॉपर नोट्स यहां बनाइएगा, यही डायग्राम बनाते चलिएगा, साथ में नोट्स मेकिंग हम लोग यही करते हैं। ठीक, तो वो सारी चीजें जो आपके पास नोट्स फॉर्म में आ जाएंगी, बस उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, बार बार उसी को पढ़ते रहिए। सवाल उससे बाहर नहीं होगा, इसके लिए मैं बैठा हूं। ठीक, लेकिन जितना बताऊं एटलीस्ट उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, तो आज उसी क्रम में हम लोग बायो का अपना चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए चैप्टर 1। थोड़ा सा लिखना भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आ गए तो अपन को लिखना ही नहीं है, थोड़ा बहुत भी। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है उसका नाम है कोशिका। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कोशिका, जिसको बुलाते हैं सेल। ठीक, आज ऐसी कोई बहुत विशेष ज्ञान की बातें नहीं करने जा रहा हूं मैं। आज आपको कुछ सिंपल सी बातें समझाना चाह रहा हूं बस, है ना, जो आपको इस चैप्टर की जो बुनियाद है उससे जोड़ देंगे। ये चैप्टर लगभग 3 क्लासेस लग जाएंगी हमें करते करते, तो 3 लेक्चर्स तो लगेंगे। लेकिन ये मान के चलना कि इस एक चैप्टर को करने के बाद आप 2 सवालों के हकदार हो जाओगे। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 2 सवाल कहीं नहीं गए, किसी भी एग्जाम में नहीं गए। इसलिए ये चैप्टर मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब एक एक करके एक एक बात पे आते हैं। जैसे सबसे पहले हम इस शब्द की चर्चा करते हैं जिसका नाम है कोशिका, या जिसको हम लोग बुला रहे हैं सेल। तो कोशिका के संबंध में आप जमाने भर की किताबें उठा के आइएगा, आपको ढेरों परिभाषाएं मिलेंगी। आपको एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट ध्यान रखना है कोशिका को लेके। वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या है, तो वो यहां ध्यान दीजिएगा। कोशिका के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे जीवन की संरचनात्मक, तो ये हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो बस ये एक स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि सेल क्या है, कोशिका क्या है। तो ये हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इट्स अ यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट्स अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। बस ये एक स्टेटमेंट दिमाग में रखो, और एक स्टेटमेंट से यही आपकी परिभाषा पीएचडी लेवल तक भी चलेगी। और आप बार बार भी यही लिखना कि कोशिका क्या है, तो सेल क्या है। ये हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अब लिख तो लिया, अब इस बात को समझ लें जरा कि कैसे संरचनात्मक इकाई है ना, कैसे कार्यात्मक इकाई है, इस बात को भी समझो। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले इसको कहा कि इट्स अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे जीवन की, हमारे शरीर की संरचना को बना रही है। इस वजह से इसको हम लोगों ने सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट माना है, सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई माना है। अगर हम इस मानव शरीर को देखें तो हमारे मानव शरीर में लगभग 70% पानी है, लगभग 70% जल है। लेकिन जितना भी मांस है या जो कुछ भी है वो बना कैसे है, इस बात को समझिएगा जरा। तो हमारे पास सबसे पहले जो सबसे छोटी चीज होती है उसको कहते हैं कोशिका। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाएं तो वो बना लेती हैं ऊतक, इसको बोलते हैं टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू किसी एक जगह कलेक्ट हो जाएं तो इससे बनता है हमारे कोई एक अंग या कोई एक ऑर्गन। जब बहुत सारे अंग आपस में आके जुड़ जाएं तो उसको हम लोग कहते हैं अंग तंत्र। और जिस शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र होंगे वही कहलाएगी बॉडी। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि बहुत सारी सेल हैं, इन बहुत सारी सेल्स ने मिलकर बना दिया टिश्यू, ऊतक। ये बहुत सारे ऊतक जब कनेक्ट होंगे तो ये बना लेंगे कोई ऑर्गन, मतलब अंग, और फिर बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम, मतलब अंग तंत्र। और जब कई सारे अंग तंत्र एक बॉडी में हो तो इससे बॉडी बन जाएगी। जैसे हम मनुष्यों में बात करें तो हमारे पास पाचन तंत्र है, हमारे पास श्वसन तंत्र है, हमारे पास उत्सर्जन तंत्र है, हमारे पास तंत्रिका तंत्र है। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे तंत्र हैं। तो जब ये बहुत सारे तंत्र मिल जाते हैं तो बॉडी बन जाती है। अब आप कुल मिला के जो चाहे कह लो, लेकिन अंततः बने तो सेल से ही है। और बार बार जिसको हम लोग संरचनात्मक इकाई कह रहे हैं उसका अर्थ है कि यही सेल हमारे शरीर को क्या दे रही है, शेप दे रही है, आकार दे रही है। तो आज हम जिस हाड़ मांस के कहते हैं ना कि हम लोग हाड़ मांस के बने हैं, तो उसमें बने तो सेल से ही है ना। इस वजह से हम सेल को कैसी इकाई कहेंगे, संरचनात्मक इकाई कहेंगे। अब चूंकि साइंस बहुत आगे है, वैज्ञानिकों ने इस सेल के अंदर तक जाके देख लिया कि इसमें क्या क्या होता है। तो इतनी सारी सेल्स हैं, हर एक सेल में बहुत सारे अंग हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, उसमें क्रोमेटिन का जाल है, उसमें डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है। इतने सारी चीजें हम सब पता कर पाए। अब आप कहो कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा बन रही है, सो द पावर हाउस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज द पार्ट ऑफ सेल। ये हमारे सेल का हिस्सा है। तो आज हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा हमें खाने को मिल रही है वो किसी ना किसी रूप में जाकर अंततः जिम्मेदार तो उसके प्रति सेल ही है। तो आप जितने भी काम कर पा रहे हो किसकी दम पे कर पा रहे हो, सेल में उपस्थित अंगों की वजह से। कोशिका में निहित जितने भी अंग हैं उसके बल पे ही आप कुछ ना कुछ कार्य कर पाओगे। दैट्स व्हाई हम सेल को या कोशिका को वन लाइन में बताना चाहें तो क्या कहते हैं,
कि ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मतलब संरचना भी हमारी सेल से बनी है, हम जितने भी काम कर पा रहे हैं वो भी कोशिका के बल पे कर पा रहे हैं, कोशिका के दम पर कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि सेल जो है वो हमारे शरीर की कैसी इकाई है? संरचनात्मक इकाई है और कार्यात्मक इकाई है। तो ये बात क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत क्या? तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक लाइन में याद रखना है कि हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? वो होती है सेल। अब इस सेल का थोड़ा सा इतिहास है, उस इतिहास को भी समझ लो। जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए डिस्कवर करने की कि इस कोशिका की खोज किसने की थी, तो इस कोशिका की खोज जिसने की थी उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और ये खोज की थी 1665 में। तो 1665 में जाकर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार कोशिका की खोज की। अब दरअसल हुआ क्या? हुआ ये कि रॉबर्ट हुक ने एक वृक्ष की छाल ली। क्या ली? वृक्ष की छाल। और इस वृक्ष की छाल का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया, माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया गया। तो जब उस वृक्ष की छाल का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया गया तो इन रॉबर्ट हुक ने एक संरचना देखी, एक स्ट्रक्चर देखा। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। तो ऐसे करके उन्हें पूरा स्ट्रक्चर देखा। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखा ये लगभग खाली कमरों के समान था, या ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसा नजर आ रहा था। तो वृक्ष की छाल को लेकर जब सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया गया तो कुछ हमें इस तरीके की संरचना नजर आई जो लगभग कुछ खाली कमरों की तरह थी। तो या तो आप खाली कमरे कह लो या मधुमक्खी के छत्ते के समान कह लो। तो लैटिन में एक वर्ड होता है, उस वर्ड को कहा जाता था कोशिका। और जो लैटिन में ये जो कोशिका वर्ड था, इस कोशिका वर्ड के लिए यूज किया जाता था खाली कमरा। तो लैटिन भाषा में खाली कमरे को क्या कहते थे? कोशिका। तो यहां से नाम क्या पड़ गया? कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जब पहली बार वृक्ष की छाल को सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया तो सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन कर कर उनको खाली कमरे या मधुमक्खी के छत्ते के जैसे कुछ एक संरचना नजर आई और इस वजह से इस संरचना को कहा जाने लगा कोशिका। लेकिन एक समस्या थी, वो समस्या ये थी कि रॉबर्ट हुक ने जिस माइक्रोस्कोप से उस वृक्ष की छाल का अध्ययन किया था, यह अध्ययन जब किया था तो यह एक मृत कोशिका थी, यह एक डेड सेल थी। मृत कोशिका के होने की वजह से इसके अंदर के जितने भी अंग थे उनकी खोज रॉबर्ट हुक कर नहीं पाए। तो रॉबर्ट हुक के साथ ये समस्या आन पड़ी कि ये जो छाल थी ये एक डेड सेल थी, मर चुकी कोशिका थी। अब चूंकि मर चुकी कोशिका थी तो उसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सारी चीजों का अभाव था, ये कोई भी चीज उसमें थी नहीं। दैट्स व्हाई ये उन कोशिका के अंगों की खोज नहीं कर पाए और केवल इनको क्रेडिट जाता है एक सेल को खोजने का। अब चाहे वो जीवित हो चाहे मरी हो, एटलीस्ट पहली बार उस दिशा में काम तो हुआ, है ना। तो रॉबर्ट हुक के बाद एक और व्यक्ति आएंगे जिनका नाम होगा ल्यूवेनहॉक। ये 1674 में ल्यूवेनहॉक एक जीवित कोशिका की खोज करेंगे। तो आप लोग यहां तक मेरे साथ साथ थोड़ा लिखते चलना, आज पूरे काम की बातें हैं, ये बार बार रिपीट तो होंगी नहीं, है ना। तो प्रॉपर आपको जो समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये हमारे काम की बात है उसको नोट डाउन करते चलना, ठीक। और आगे बढ़ा जाए। यहां तक बात क्लियर है कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। आपसे यही पूछना है, दरअसल आपसे सवाल तो यही आना है बस कि कोशिका की खोज किसने की? तो किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। चलो और आगे बढ़ जाते हैं। कब की?
1665 में की। और आगे बढ़ो, कैसे खोज की? वृक्ष की छाल को लिया, सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया, ऐसी कुछ संरचना नजर आई, उसको खाली कमरा कहा या मधुमक्खी के छत्ते के समान कहा। लैटिन में खाली कमरे के लिए शब्द यूज किया जाता था सेल या कोशिका, तो नाम पड़ गया कोशिका। बाकी अंग क्यों नहीं खोज पाए? क्योंकि ये जो कोशिका थी ये एक डेड सेल थी। इतनी बात स्पष्ट है। चलो इसके बाद आगे लिखना है, आगे कुछ फैक्ट हैं जिन फैक्ट को पूछ लिया जाता है तो मैं चाहता हूं कि हम एक सिंगल फैक्ट भी ना छोड़ें। जैसे रॉबर्ट हुक की एक बुक थी, रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है, एक बुक है, उसको आपको ध्यान रखना है। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफी। माइक्रोग्राफी, इस पुस्तक में उनकी सारी स्टडीज थी इस सेल को लेके, तो आपको यह भी याद रखना है। ठीक, अच्छा एक बात और ध्यान देनी है कि ये जितने भी विज्ञान में हम लोग बातें करते हैं, ये सारे विज्ञान में बातें इनके साइंटिफिक नेम को लेके होती हैं। जैसे आप सबको भी पता होगा कि मनुष्य धरती पे कहीं भी हो उसका एक ही नाम है। क्या नाम है? होमोसेपियन। हाँ, तुम्हारा अलग हो सकता है, विपिन, नितेश, फलाना, ढिमाका, जो भी हो, लेकिन साइंस की भाषा में तो दुनिया के सारे इंसान एक हैं बस। क्या है? होमोसेपियन। इसीलिए आप ध्यान रखना कि जो कोशिका का वैज्ञानिक नाम है, तो कोशिका का जो वैज्ञानिक अर्थात साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है साइटो। क्या नाम है? साइटो। तो कोशिका को क्या बुलाते हैं? साइटो। अब जब कोशिका को साइटो बुला रहे हो और कोई भी व्यक्ति कोशिका का अध्ययन करेगा तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग कहेंगे साइटोलॉजी। जैसे हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम जीवों का अध्ययन करने जा रहे हैं तो बायोलॉजी है ना। ऐसी जब कोई कोशिका का अध्ययन करे, सेल की स्टडी करे, तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। ठीक, एक और फैक्ट याद रखना रॉबर्ट हुक के संबंध में। क्या फैक्ट याद रखना कि मृत कोशिका के कारण, मृत कोशिका के कारण रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका के कारण रॉबर्ट हुक कोशिका के अन्य अंगों तक नहीं पहुंच सके। कोशिका के अन्य अंगों तक नहीं पहुंच सके। चूंकि वो डेड सेल थी, एक मृत कोशिका थी। अब चूंकि मृत कोशिका थी तो उसमें कहां से केंद्रक होगा, कहां से माइटोकॉन्ड्रिया होगा, दैट्स व्हाई वो अन्य अंगों तक नहीं पहुंच पाए। ठीक, इसी के बाद आगे लिखना, मृत कोशिका को जब खोज लिया गया तो इसके बाद फिर समय नहीं लगता है। मैं आपको कई उदाहरण से बताता हूं कि पहला कदम जरूरी होता है, अन्य कदम बहुत छोटे होते हैं फिर उस दिशा में। जरूरत है पहली बार कोई कुछ करे तो सही, और वो पहली बार करके दिखाया रॉबर्ट हुक ने। भले ही वो उतना डिटेल नहीं दे पाए, भले ही वो अंगों तक नहीं पहुंच पाए, बट कोशिका के संदर्भ में इतना आगे तो कोई बढ़ा। अब ज्यादा समय नहीं लगा। अब बात थी 1674 में, तो 1674 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक। तो 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। आप यहां पे लिखना अलाइव सेल, है ना, मृत को डेड सेल और जीवित कोशिका को अलाइव सेल। तो 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को खोज लिया। तो खोज हो गई जीवित कोशिका की, अलाइव सेल। अब कोशिका के अन्य अंगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया।
इसके बाद समय नहीं लगा, फिर बहुत सारी स्टडीज होती रही और आज जिस कोशिका के हम लोग अंदर जीन तक पहुंच गए हैं, सोचो वहां तक की स्टडी आज सबके पास है। जैसे एक सेल होती है, उस सेल में 8-10 अंग होते हैं। अभी अपन डायग्राम बना के समझेंगे, पूरी एक एक अंग को समझेंगे। उसका जो मुख्य हिस्सा है वो है न्यूक्लियस या केंद्रक। इस केंद्रक में भी एक धागे नुमा संरचना होती है जिसको कहते हैं क्रोमेटिन का जाल। इस क्रोमेटिन के जाल में होते हैं गुणसूत्र। इन्हीं गुणसूत्रों के अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं जीन, जो हमारे आचरण व्यवहार सबको निर्धारित करते हैं। ऐसा तो आज हम कितने अंदर तक पहुंच गए, किस दम पर, अगर इन लोगों ने ये प्रयास नहीं किए होते। ठीक, अब इसी के आगे थोड़ा सा एक नोट डाल के लिखना जो मैं बोल रहा हूं। यहां तक तो हो गया ना सबका? ठीक, इसी के आगे नोट लगा के लिखना। इसके बाद से लगातार पादपों और जंतुओं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके बाद लगातार नोट डाल के लिखना है। इसके बाद लगातार पादपों और जंतुओं की कोशिकाओं का अध्ययन होता रहा। पादप और जंतुओं की कोशिकाओं का अध्ययन होता रहा। इसी दिशा में अगले प्रयास इस प्रकार हैं। ठीक, तो कोशिका के संबंध में और चीजें आगे बढ़ी। फिर जब और चीजें आगे बढ़ी तो इसी क्रम में हमें एक सबसे खास चीज देखना है, उसको कहते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो आप हेडिंग डालिएगा कोशिका सिद्धांत। इस कोशिका सिद्धांत को कहते हैं सेल थ्योरी। अच्छा, मैं आप सब लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी थोड़े से अंग्रेजी में कमजोर हैं, इंग्लिश में कमजोर हैं, बायो की अधिकांश चीजें इंग्लिश में ही होंगी। उनके हिंदी नाम आप यकीन मानना झेल भी नहीं पाओगे, विश्वास मानना। तो कई चीजें इंग्लिश में ही अच्छी लगती हैं, है ना। जैसे बढ़िया रेल को रेल कहो ना, काहे ये कहें लोह पथ गामिनी, काहे इतना कष्ट दें अपने दिमाग को। ऐसी बायो में भी भाई साहब आपको हिंदी शब्दों से कई बार बचना है। और आप ऐसे टेंशन मत लो, सर हिंदी आ गया तो हम क्या करेंगे एग्जाम में। तो तुम कुछ नहीं करोगे, उसी हिंदी का सामने अंग्रेजी क्वेश्चन होता है। चाहे सीबीटी दो, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, चाहे कंप्यूटर पे दो और चाहे कोई जमाने भर का ऑफलाइन दो, तो हर हिंदी के सामने अंग्रेजी होगा। और हिंदी वाले भी आदमी सही हैं अब बायो के मामले में। अगर उनको पूछना होगा तो वो हिंदी में भी ऐसे लिख देंगे, लो सेल। अब समस्या ये है विज्ञान वालों के साथ कि तुम विद्युत वाली सेल ना मान जाओ, पूछ रहा हो बायो वाली, तुम समझ जाओ कोई फैराडे मैराडे का नियम फिजिक्स में, तो पता नहीं कौन से सेल की बात कर रहे हैं, कि बैटरी वाला सेल है, कि वो हम लोग जो अपने गेम में लगाते थे 2-5-5 वाले वो वाला सेल है, कि कोशिका वाला सेल है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि यहां अंग्रेजी की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आप अंग्रेजी वर्डों के हिसाब से अपने आप को ढालना। ठीक, चलिए, तो एक इसके बाद हमें कोशिका सिद्धांत देखने को मिलता है, और ये कोशिका सिद्धांत बहुत बाद में आता है। फिर इस कोशिका सिद्धांत को 1838-39 में दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है स्लीडेन और एक का नाम है स्वान। तो स्लीडेन और स्वान एक कोशिका सिद्धांत देते हैं जिसको कहते हैं सेल थ्योरी। ये जो स्लीडेन थे ये वनस्पति शास्त्री थे, और जो स्वान हैं ये जंतु शास्त्री थे। तो एक प्लांट का एक्सपर्ट था, एक एनिमल एक्सपर्ट था। तो स्लीडेन और स्वान ने मिलकर 1838-39 में 1838-39 के आसपास एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका
सिद्धांत। सिद्धांत क्या कहता है? तो सिद्धांत बड़ी सिंपल सी एक बात कहता है कि प्रत्येक जीव, अब जब भी मैं बायो में जीव की बात करूं तो हमें ध्यान रखना है कि मैं अगर कभी शब्द यूज करूं जीव, तो इसका मतलब है पादप और जंतु दोनों। ठीक, तो ये कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक जीव, अब चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, तो प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है, ये कहती है सेल थ्योरी। कि कोई भी जीव हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो अंततः किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। और ये अभी हमने समझा ही था कि सेल से मिलकर ही तो बने हैं नहीं बने हैं। जब बहुत सारी सेल इकट्ठा हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा? ऊतक। जब बहुत सारे ऊतक इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अंग। जब बहुत सारे अंग इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अंग तंत्र। और जब बहुत सारे अंग तंत्र कहीं एक जगह हो जाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा? बॉडी या शरीर। तो बिल्कुल सही बात कहते हैं कि हाँ, प्रत्येक जीव, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, उसका निर्माण कोशिका से मिलकर ही होता है। बस आपको ये बातें इतनी ध्यान देना है। तैयार है सब? इतना लिख लिया है आपने? अच्छा, इसके बाद एक और सिद्धांत आता है जिसको कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। और ये जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, इसी को बुलाया जाता है मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत कब आया? तो भैया डेट याद रखनी है। क्या याद रखनी है? 1855 में आया। किसने दिया था? उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने ये एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। हो गया? ठीक। क्या कहता है ये सिद्धांत? ये कहता है प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण, प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, ये कहती है मॉडर्न सेल थ्योरी। जबकि सेल थ्योरी क्या कह रही थी? प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बनता है। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कह रही है? प्रत्येक नई कोशिका पुरानी कोशिका, तो जो भी न्यू सेल है उसका निर्माण ओल्ड सेल से होता है। इन्होंने इसी भाषा को लैटिन में कहा था ओमिनी सेलुला ई सेलुला। मैं बता दिया सिर्फ ऐसा कि इन्होंने ऐसा कहा था, हमने उसका हिंदी कर दिया। उनका तो सिद्धांत ये है, एवरी ओमिनी सेलुला इज ई सेलुला, अर्थात हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनी है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, हमारी हिंदी भाषा की बात ही अलग है ना? काय का सेलुला और ई सेलुला वो सेलुला, है ना? बढ़िया याद रखो कि प्रत्येक नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है। अब कल्पना देखो, जैसे हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे या सबको दिखाते थे जादू जादू, ऐसे पिन करके अपने हाथ की ऊपर की खाल में ऐसे लगा लेते थे, देखो देखो गिर नहीं रहा, देखो देखो चोट नहीं आई। ऐसा किया है ना सबने कि देखो लगता ही नहीं है। कभी कई तो ऐसे हैं वो बैठे बैठे, कुछ बहुत फालतू लोग हैं ऐसे बैठे बैठे हाथ की खाल ही निकाल रहे हैं,
हाँ, कुछ कुछ अपने दांत ही खा रहे हैं, कुछ को और कुछ खाने नहीं मिलता, दांत ही। जैसे अब ये जो खाल आल आपने निकाल दी है, इसकी जगह पे कुछ समय बाद नहीं आ जाएगी। अंततः है तो ये भी सेल ही है, तो कोशिका ही। आपकी प्रत्येक पुरानी कोशिका मिलकर नई कोशिका बना देती है। आए दिन हमारे शरीर में अरबों खरबों सेल हैं, कोई मर रही हैं, फिर पैदा हो रही हैं, फिर मर रही हैं, फिर पैदा हो रही हैं। तो ये सारा साइकिल चलती रहती है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी सिंपल सी बात कहती है कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। अब इसी बेसिस पर एक स्ट्रक्चर दिया गया, और वो स्ट्रक्चर अभी आपको सिखाया। क्या सिखाया कि चलो मान लेते हैं कि सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले कोशिका, कोशिका को कहेंगे सेल। इसके बाद जब बहुत सारी कोशिकाएं आ जाएंगी तो वो बना लेंगी ऊतक, ऊतक को क्या कहेंगे, टिश्यू। जब बहुत सारे ऊतक एक जगह आ जाएंगे तो क्या बनेगा, अंग, अंग को कहेंगे ऑर्गन। जब बहुत सारे अंग इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बना लेगा, अंग तंत्र, इसको क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे अंग तंत्र जुड़ जाएंगे तो इससे बन जाएगा शरीर, अर्थात बॉडी। ठीक, हाँ लिख लो यार। लिखने के लिए पूरे करोड़ पे बच्चे एक काम तो करते ही हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि शिद्दत से तो केवल एक काम होता है बस हमारे यहाँ। अच्छा, मैं कभी पूछता हूं अपनी क्लासों में और उनसे कहूं ये समझाया था, चलो बताओ, तो कहते कहां लिखा है नोट्स में, हम तो सुबह से याद कर रहे थे, एक जगह भी नहीं लिखा होगा सर। तो मैंने कहा अच्छा, जो समझाऊंगा वो याद नहीं रखो। नहीं, जो लिखा है वो ऑथेंटिक है सर, जो लिखा है वो ही पूछो, बाकी जो समझाओ सो वो नहीं पूछते, इसलिए वो लोग लिखते बहुत है। मेरी तरफ से खूब जी जान से लिखो, लेकिन जितना लिखो उतना याद भी करो। अब एक बार समअप कर ले पहले इतनी बातों को, एक बार फिर से देखो हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि व्हाट इज सेल, क्योंकि देखो बायो शुरू करना है तो पहले सेल तो जान लो यार, पूरा वही होना है। तो सेल क्या है, कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक क्यों, इसी से शरीर बनना है। कार्यात्मक क्यों, कोई भी काम आप बिना सेल के कर नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर तो सेल से ही बना है। तो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है। इसकी खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कब की, 1664 में की। कैसे की, वृक्ष की छाल को लिया, सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया, पता चला एक मधुमक्खी जैसी, छत्ते जैसी संरचना है, या खाली कमरों जैसा कुछ कुछ उनको देखा। अब चूंकि खाली कमरे से ही एक शब्द आ गया, क्या, कोशिका। आगे जाके 1674 में ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका की क्या की, खोज की। इसी क्रम में ये चीजें और आगे बढ़ी और हमारे पास 1838-39 के बीच में एक थ्योरी आई। उस थ्योरी को कहा गया सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। देने वाले दो व्यक्ति, स्लीडन और स्वान। क्या कहता है ये सिद्धांत कि प्रत्येक जीव, चाहे वो पादप हो चाहे वो जीव हो, तो प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर ही बनता है, या प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से होता है। इसको कहते हैं सेल थ्योरी। इसी सेल थ्योरी को और मॉडर्न तरीके से पेश किया और क्या कहा, मॉडर्न सेल थ्योरी। देने वाले रुडोल्फ विर्चो। बात कब की, 1855 की। क्या कहता है सिद्धांत, प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है। इसी को अपनी भाषा में, सॉरी उनकी भाषा में, ओमिनी सेलुला ई सेलुला। क्लियर है। अब तुम लोग ये लावा मत करो, ये ला बोला छोड़ो ना, इसको मैं मिटा बोल दूंगा अभी। हो गया, चलिए और आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा इसी क्रम में। ठीक, यहां तक बात पल्ले पड़ रही है, चीजें समझ आ रही हैं, अपन क्या बात कर रहे हैं। चलिए हेडिंग डालो, कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। देखो मैं तो ऐसे झूठ झूठ बोलता हूं, मैं तो उस दिन ज्यादा पढ़ा देता हूं जिस दिन बच्चे नहीं आए। मैं तो 3 दिन से कह रहा था, मैं बहुत झूठ बोलता हूं इस मामले में। तो टाइप्स कितने हैं, 2 हैं। टाइप्स कितने हैं, 2 टाइप कौन से हैं। अब पहले रुक जाओ, सब लिखना तो बाद में।
लिख तो जाएंगे यार, लिखना प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता है कि आप दिमाग में कुछ लेके जाएं। तो कोशिका आप ही बताओ जरा कितने प्रकार की होती है? हैं? 2 प्रकार की होती है। सही में हम नहीं बताई थी? अरे यार, अरे भाई साहब, हम आधी रात में भी सही बता दें। तो कोशिका सही में 2 ही प्रकार की होती है भाई। एक क्या? प्रोकैरियोटिक, और एक को बुलाते हैं यूकैरियोटिक। बहुत सही। तो एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। अब चूंकि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अगर मैं इन दोनों शब्दों में से कॉमन निकालूं तो वो ये है, राइट? वेरी गुड। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं कि जिसको बार बार कैरियोटिक कैरियोटिक कह रहे हो ना, सीधा कहो ना कि इसका मतलब केंद्रक होता है, बात खत्म। तो कैरियोटिक का मतलब केंद्रक। अब सवाल यह है कि एक जगह प्रो लिखा है, एक जगह यू लिखा है। यू मतलब तो अंग्रेजी में तुम होता है, लेकिन यहां यू का मतलब तुम नहीं है ना? जैसे सुनो, यहां जो एक शब्द है प्रो, यहां प्रो का मतलब है प्राथमिक से, मतलब प्राइमरी से, ठीक है? और जहां जो यू है, इस यू का मतलब है विकसित से, डेवलप से। तो प्राथमिक और विकसित। अब हमें हमारा जवाब मिल गया। क्या मिल गया? ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक प्राथमिक अवस्था में हो या कम विकसित हो, ऐसी सेल प्रोकैरियोटिक कहलाएगी। और जिन कोशिकाओं का केंद्रक विकसित अवस्था में है, वो यूकैरियोटिक कहलाएगी। ठीक? जैसे जिनका केंद्रक कम विकसित हो, तो जिनका केंद्रक कम विकसित हो, ऐसी सेल प्रोकैरियोटिक। और जिनका केंद्रक विकसित हो, ऐसी सेल यूकैरियोटिक। ठीक? अब सवाल तो यही है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी सेल्स विकसित होती हैं और किन की नहीं होती हैं। तो जैसे मैं अगर बात करूं जीवाणुओं की, बैक्टीरियाज, तो जो जीवाणु है सेल तो उनमें भी है, सेल तो उनमें भी है, लेकिन पूरी सेल का मुख्य मामला है केंद्रक। पूरी सेल में सबसे जरूरी चीज है केंद्रक, न्यूक्लियस। और जिसका केंद्रक ही नहीं हो विकसित, तो वो ज्यादा विकसित जीव भी नहीं होगा। इसलिए जीवाणु कभी विकसित जीव में तो आते ही नहीं है, उनको जीवाणु कहते हैं। तो जितने भी जीवाणु हैं उनकी केंद्रक ज्यादा विकसित नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक बताइए जरा क्या है, तो आप बताइएगा जीवाणु है। जैसे नीली हरी शैवाल है, तो नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो नील हरित शैवाल या नीली हरी शैवाल। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखना कि इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है? क्यों? क्योंकि इनकी कोशिका का केंद्रक विकसित नहीं होता। ठीक है? चलो, अगर हम यहां के एग्जाम्पल देखें, कैसी कौन सी सेल हैं जिनका केंद्रक विकसित होता है, तो उसमें आ जाते हैं सारे पादप, जितने भी पेड़ पौधे हैं, और इसी में आ जाते हैं सारे जंतु, जानवर, है ना? तो आप कहोगे सर हम जानवर हैं। हाँ, तो हम जानवर हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अकॉर्डिंग टू बायो हैं जानवर। कुत्ता कह दो बुरा मान जाओगे, शेर कहो वाह वाह वाह। जी दिमाग नहीं लगा, शेर भी तो जानवर है। हम लोग भाई साहब जब पढ़ेंगे ना क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, उसमें मैं पढ़ा रहा हूंगा एनिमल किंगडम,
उसी एनिमल किंगडम का तो हम हिस्सा है। तो जानवर हुए कि नहीं हुए, लेकिन केवल कौन से सब्जेक्ट में, बायो में, है ना। हिस्ट्री में जानवर जानवर मत करना, समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक, ये दोनों बातें स्पष्ट हैं? ठीक, बिना देखे बताओ, सेल कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन से दो प्रकार की? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कैसी सेल होगी? प्राथमिक सेल होगी जिसका केंद्रक विकसित नहीं होगा। यूकैरियोटिक क्या होगी? जिसका केंद्रक विकसित होगा। काम की बात पता है क्या है? खास बात है एग्जाम्पल। परिभाषाएं तो पूछते नहीं है कभी कि बताओ किसका केंद्रक विकसित, 4 ऑप्शन टिक करो, इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन। ऐसे बेवकूफी वाले सवाल क्यों पूछना? वो सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है प्रोकैरियोटिक का। उसमें होगा कहीं ऑप्शन जीवाणु। यदि जीवाणु नहीं है तो ऑप्शन होगा नीली हरी शैवाल। तो आपको वहां जवाब दे देना है ना। या तो वो 3 ऑप्शन रख देगा प्रोकैरियोटिक के, एक पूछेगा यूकैरियोटिक, तो उसमें कोई पादप पादप का नाम मिल जाएगा, और जंतु तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, कि वो जंतु है। तो ऐसे चुन लेना उसमें क्या है। क्लियर है मामला? और आगे बढ़ा जाए। ठीक, अगली हेडिंग डालिएगा। कोशिका के महत्वपूर्ण अंग। अभी मैं डायग्राम नहीं बनवा रहा हूं, पहले तुम लोगों को अंगों के नाम रटा दूं। कोशिका के अंग, बस ये हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस हेडिंग का मतलब है लगभग लगभग अपने आप में पूरी एक क्लास, जिसमें पूरे कोशिका के अंग पढ़ लो। जैसे प्रोटीन फैक्ट्री पूछा जाएगा, आत्महत्या की थैली पूछा जाएगा, सफाई कर्मचारी कौन है पूछा जाएगा, ऊर्जा हाउस क्या है पूछा जाएगा। ये तब बता पाओगे जब सारा पढ़ लोगे। लेकिन अभी सुनो, अभी हम एक काम करते हैं, सबसे पहले नाम जान लेते हैं। उनकी प्रॉपर्टी तो बाद में जान ही लेंगे, डायग्राम वाइग्राम बना के भी समझ ही लेंगे बाद में, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ठीक, तैयार सब? मैं कुछ नाम बोलता हूं, वो नाम लिखते चलना। जैसे हमें कोशिका का एक अंग मिलता है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। अंग्रेजी नाम भी चाहिए क्या? चाहिए है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल वॉल। वॉल मतलब दीवार, और भित्ति भित्ति भैया, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। लो भाई क्या बात करते हो, लो सेल वॉल। ठीक, चलो। कोशिका भित्ति के बाद एक और अंग हम लोगों को देखने को मिलेगा जिसको कहेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। एक अंग मिलेगा केंद्रक। ध्यान रखना, मैं इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे। न्यूक्लियस, केंद्रक के बाद हमें जो अगला अंग पढ़ना पड़ेगा वो होगा अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में याद रखना ER। आगे जाके बताऊंगा, 2 होती हैं, चिकनी और खुरदुरी। ठीक है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका ER। अच्छा, अगला जो है उसको बोलते हैं राइबोसोम। तो जो नेक्स्ट है वो है राइबोसोम। अब राइबोसोम के लिए क्या करें भैया, यही नाम है राइबोसोम। सो राइबोसोम इज राइबोसोम। जैसे तुम्हारा हिंदी अंग्रेजी में नाम समान है, अरे है, हाँ, वैसे राइबोसोम को राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम के बाद और देखें तो और क्या पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगला अंग होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को भी माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं।
कितने हो गए? 6। एक और हिस्सा पढ़ोगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम को अंग्रेजी में भी लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम के बाद एक हिस्सा होगा जिसको पढ़ेंगे रिक्तिका, बुलाते हैं वॉक्यूल्स। वैक्यूल्स या वॉक्यूल्स, तो रिक्तिका पढ़ेंगे। रिक्तिका के बाद एक और हिस्सा होगा जिसको कहेंगे गोल्जिकाए। गोल्जिकाए या जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जिकाए। कितने हो गए? 9 हो गए। एक और लिखो यार, वो कजोड़ अच्छा नहीं लगता। अब वो भले ही हम में होए ना होए, पौधों में तो है। लवक, प्लास्टिड। इतने 10 अंग पढ़ लो, पूरा कोशिका चैप्टर हाथ में। ऐसे 10 अंग हैं मिला जुला के। अच्छा, दोनों के मिला के लिखा दिए, पादप और जंतु। सीधी सी बात ऐसी है भाई कि प्रोकैरियोटिक पढ़ना नहीं है ना, ना पढ़ी जाती है। पढ़ना कौन सी सेल को है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के उदाहरण पादप या जंतु, पौधे या जानवर। तो मैंने पौधे जानवर सब के मिला जुला के आपको ये 10 अंग लिखा दिए। जैसे अगर मैं हम में बात करें, मनुष्यों में बात करें, तो हमारे यहाँ मतलब हम में पौधों से 2 अंग कम पाए जाएंगे। कौन से वो 2 अंग कम होंगे? जैसे एक हम में लवक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन थोड़ी बनाना है कि धूप में खड़े हो और बस भर गओ पेट। अरे ऐसा थोड़ी होता हमारे साथ कि एक तरफ कोई पानी डाल रहा तुम पे, दूसरी तरफ तुम पे सनलाइट आ रही है, तुमको खा लिया खाना। तो भाई ये गुण तो हम में नहीं है। तो लवक हम में है नहीं क्योंकि हमें जरूरत है नहीं। और एक चीज जो हम में नहीं है वो ये नहीं है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पता है क्या है? ये बाहरी सुरक्षा देती है और बाहरी सुरक्षा की उतनी हमें जरूरत है नहीं। जैसे तुम जाके पेड़ में घल जाओ, उसको कुछ होता है? कुछ नहीं होता। होता किसको? हमें। तो वहीं तुम घल जाओ, ऐसे टकरा जाओ तो थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है ना। फिर तुम दूसरी बार भी क्या, एक बार और घलो। कितनी हद है यार, एक बार सर टकरा जाए वो कहते हैं रुक जाओ जोड़ा बनाओ, छोड़ा, एक बार और घलो। मतलब यार, तो देखो तुम टकरा जाओगे तो तुम्हें दर्द का एहसास होगा, है ना। और पकड़ के किसी ने ऐसे टकरावा तब तो ज्यादा होगा। ऐसे भूल से टकरा जाओ तो अलग बात है। क्यों? अब तुम्हें दर्द क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे पास एक ऊपरी आवरण नहीं है, आपके पास भित्ति नहीं है। ये करती है मजबूती देने का काम। अगर ये हमारे पास होती तो हम चले ही नहीं पा रहे होते, पेड़ों की तरह एक जगह खड़े होते। इतनी कठोर आवरण दे दी थी, कैसे चलोगे, है ना। कभी कोई पेड़ को चलते देखा है? चलते देखो, भागोगे और उल्टे पैर भागोगे। अभी तक तो सुना था कि पेड़ में भूत नहीं है, अब यही सुनो साक्षात पेड़ चल रहा हो, बड़ी दिक्कत है। तो देखो, हमें जरूरत है मूवमेंट की, हमें जरूरत है गति की। तो हमें गति की जरूरत है, इस वजह से हमारे यहाँ कोशिका भित्ति हम में नहीं होती। पौधों को है जरूरत, क्योंकि एक जगह पौधा लगा दिया, कोई भी आके उसको उखाड़ दे, काट दे हाल, है ना। कोई जानवर ही आ जाए खेल खेल में वो 2-4 मार दे बेला, जान चली जाए पौधे की। इसलिए जरूरत है ना कि उनमें मजबूती हो, उनको जरूरत है मजबूती की। उन्हें आंधी तूफान सबका सामना करना है, तुम्हें कहां करना है? तुम्हें घर में घुस जाना है 4 दीवारी में, उन्हें तो सब सामना करना है। दैट्स व्हाई नेचर ये चीजें उनमें देता है कि उनमें एक सेल वॉल ज्यादा होता है और उनमें प्लास्टिड ज्यादा होता है। बाकी ये जितने भी 8 है ना, ये पौधों में भी हैं, हम में भी हैं। नोट लगाओ, इन 10 अंगों के नीचे नोट लगाओ और नोट लगा के लिखो, जंतु कोशिकाओं में लवक और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी। जंतु कोशिका मतलब हम सब, अरे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इंसान सब। तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति
और लवक अनुपस्थित होगा। प्लास्टिड एंड सेल वॉल आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। क्लियर है ये बात? ठीक।